हेलो एवरीवन, इजी लर्न वाला में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकार। इससे पहले हमने प्रस्तावना के बारे में बताया है, फिर बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया है कि जो चीज़ें आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। और जो हम वीडियो ये बना रहे हैं ये केवल और केवल यूपीएससी के पर्पज से है। आप ज्ञान बढ़ाने के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में अगर बात की जाएगी तो केवल यूपीएससी के लिए है, आईएसपीसीएस के लिए है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जरूरी होता है और वही अधिकार होते हैं जो व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास में योगदान देता है, जैसे भौतिक विकास, अपना बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास भी। इन सारी चीजों को जोड़ के अपना विकास करता है। तो मौलिक अधिकार संवैधानिक दायरे के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है और आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 जो है मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, किस तरीके से काम करते हैं और मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान में बात करते हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार की बात की गई थी। तो 7 प्रकार के अधिकार की बात की गई थी, पर 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और संविधान संशोधन करके जो संपत्ति के अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसे संविधान के भाग 12 300A में रख दिया गया। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और इसमें जो मौलिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार उसको हटा के जो कानूनी अधिकार वो बना दिया गया। तो ये संपत्ति के अधिकार 19(1)(f) में रखा गया था और फिर आर्टिकल 31 में रखा गया था। इससे समाप्त कर दिए गए और एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया भाग 12 में रख के, कानूनी अधिकार। ठीक है, और आर्टिकल 300A में ए जोड़ दिया गया और उसी में ये चीजें है। फिर आगे देखेंगे कि और एक संवैधानिक संशोधन हुआ और आर्टिकल 21A को शामिल किया गया। तो वो भी देख लेते हैं कि वो संविधान संशोधन कब हुआ था। ये मूल संविधान की बात हो रही है। एक और 86वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया, आर्टिकल 21A। ठीक है, यह संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की स्थिति क्या है, तो बात करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? पहला है
समता का अधिकार। अब संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसको हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि समता का अधिकार। आगे हम डिटेल में बेहतरीन से इस बारे में बात करेंगे कि कौन से अधिकार कहां काम आते हैं और 12 से 35 तक किन किन अधिकारों का वर्णन है, क्या क्या उसमें टेक्निकल इशू है, उस टेक्निकल इशू को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो समता का अधिकार, अभी हम बस फैक्चुअल चीजें अभी बता रहे हैं, आगे बढ़ते हैं तो आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो 14, 15, 16, 17, 18 ये समता के अधिकार हैं, ठीक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये है 19, 20, 21, 21A और 22। फिर आता है एक अधिकार और, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार में है 23, 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25, 26, 27 और 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में वर्णन है। पांचवा है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार है। ये कौन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 29 और 30। 31 खत्म कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा डिटेल में, तो आपको एक फैक्ट पता चलेगा। आगे हम इसके विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि समता का अधिकार 14 से शुरू हो रहा है, तो 12 और 13 कहां गए, और 35 तक की भी बात की गई, तो 33, 34, 35 के बारे में तो इसमें है ही नहीं, उसके बारे में भी हम अभी तुरंत बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है, जो राज्य को डिफाइन करता है कि राज्य की क्या क्या अंतर्गत आएगा, कौन कौन सी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आएगी। तो पहला नंबर, संघ की संसद और सरकार राज्य के अंतर्गत आता है। प्रांत की विधानमंडल और सरकार राज्य के अंतर्गत है। स्थानीय संस्थाएं जैसे पंचायत और नगर पालिका। और चौथा, सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति सरकार का आदमी होगा, राज्य का पार्ट होगा। तो आर्टिकल 12 कहता है, यह कहता है, राज्य को डिफाइन करता है, राज्य की परिभाषा। इसमें क्या बात की गई है? पहला, संघ की सरकार, संघ की संसद, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, और सरकार। फिर राज्य की विधानमंडल, मंडल
और राज्य की विधानमंडल और सरकार उसकी, और स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं जैसे कि पंचायत हो गया और नगर पालिका। और चौथा ये है कि सरकार, राज्य का प्रयोग, सरकार का प्रयोग की शक्ति का, जैसे राज्य है, राज्य में बहुत से अधिकारी होंगे, तो राज्य की, सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति जैसे कि दरोगा, पुलिस, ये भी तो सरकार के आदमी है, व्यक्ति या संस्था, ये राज्य को डिफाइन करते हैं। राज्य के अंतर्गत इन चीजों को शामिल किए गए कि कोई भी अगर इन चीजों के अंतर्गत आता है तो राज्य का पार्ट है। ये आर्टिकल 12 कहता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है या उल्लंघन करता है। ठीक है, आर्टिकल 13 के बारे में हमने बता दिया, फिर से लिख देते हैं। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, अनुच्छेद क्या 13 कहता है कि संसद कोई भी कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या समाप्त करता है। ठीक है, संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या समाप्त करता हो। ऐसा संसद कोई कानून नहीं बना सकती। ठीक है, तो जब यह मुद्दा आया कि संसद तो ऐसा करेगी नहीं कि कोई कानून नहीं बना सकती, इसमें तो सवाल यह उठता है कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं। तो फिर एक केस शुरू हुआ जिसको कहते हैं शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस शुरू हुआ 1951 में, केस 1951 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, संशोधनीय है। इसका मतलब संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक शर्त यह रखा कि कोई भी अगर मौलिक अधिकार में संशोधन होगा तो सामान्य बहुमत से नहीं होगा। सामान्य बहुमत का कंसेप्ट मैंने आगे समझा दिया है, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो चीजें समझ में आएगी। तो क्या क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? यह बोला कि संशोधन किया जाएगा लेकिन सामान्य बहुमत से नहीं होगा। सामान्य बहुमत से संशोधन नहीं होगा।
होगा। ठीक है, ये एक केस हुआ। इसके फिर आगे आगे बढ़ा चीजें, इसके बाद आगे चीजें बढ़ी तो एक सज्जन सी केस आया। सज्जन सी केस आया, दूसरा केस आया सज्जन सी केस आया। सज्जन सी केस 1965 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकार संशोधनीय है, संशोधन किए जा सकते हैं। तो फिर कहा कि ठीक है, संशोधन किया जाएगा। तीसरा एक केस आया, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस आया, इसने एक अलग कंसेप्ट की बात की। 1967 में आया था। इसने एक अलग कंसेप्ट की बात की थी, भविष्य लक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत इसने दिया था। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहा कि नहीं, संशोधन नहीं किया जा सकता है, और इसने भविष्य लक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत दिया। ये भविष्यलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत, ये अध्यारोहण का सिद्धांत ये है कि ठीक है, अभी तो संशोधन नहीं किया जाएगा, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा होता है कि कुछ कि लगता है कि देश बदल रहा है, मौलिक अधिकार बदल रहे हैं, मौलिक अधिकारों की मांग बढ़ रही है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन 1967 तक कोई संशोधन अभी नहीं किया जाएगा। तो भविष्य लक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत गोलकनाथ केस में आया। ठीक है, और एक केस आया है केशवानंद भारती केस, और इसी पर वर्तमान में मौलिक अधिकार का स्ट्रक्चर टिका हुआ है। तो केशवानंद भारती को थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यही जो जरिया है कि हर एक चीज पे केशवानंद भारती केस आ जाता है। तो चौथा एक बात करते हैं कि क्या हुआ इस केस में। चौथा केस केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती केस 1973 में आया। 1973 में केशवानंद भारती केस आया, और इसमें केशवानंद भारती ने कहा, माने ये केस आया तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय या संशोधनीय है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, और इसी ने एक और सिद्धांत दिया, मूल ढांचे के सिद्धांत के आधार। अब यह बात बोला गया कि अगर केशवानंद भारती केस में यह बोला गया कि संविधान के मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, पर संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत के आधार पर ही होगा। ढांचा के सिद्धांत पर अगर उसमें गड़बड़ी पाई जाएगी तो हम चेक करेंगे कि क्या ये संविधान के मूल ढांचा के तहत ही है। अगर है तो ठीक है, संविधान में संशोधन जायज है। फिर और एक केस आया, मिनर्वा मिल्स केस आया। इसने कहा कि यह संशोधन किया जा सकता है। अतः वर्तमान स्थिति यह है, यस कह सकते हैं कि मिनर्वा मिल्स आया। अतः वर्तमान स्थिति यह है कि क्या है वर्तमान स्थिति? ये आर्टिकल अभी 13 की बात चल रही है। वर्तमान स्थिति आर्टिकल 13 में वर्तमान स्थिति क्या है कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में संशोधन
किया जा सकता है। और इसमें एक बात आई कि अगर मौलिक अधिकार में संशोधन होता है तो साधारण बहुमत से नहीं होगा। बात आई कि मौलिक अधिकार में अगर संशोधन होता है, मौलिक अधिकार में संशोधन विशेष बहुमत से होगा। विशेष बहुमत से होगा, ठीक है। इन बातों को रखा गया और यह भी कहा गया कि यदि मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया कि यदि मूल अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो मूल ढांचे का भी यहां कंसेप्ट आया। अतः आर्टिकल 13 यह कहता है क्लियर कि इन चीजों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आर्टिकल 12 और 13 के बारे में बात की। आगे हम और आगे बढ़ते जाएंगे और नए सिरे से मौलिक अधिकार को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही उत्साह बढ़ाने का एक जरिया है। थैंक यू।